हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग नए टॉपिक स्पेक्ट्रम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना जरूरी कि स्पेक्ट्रम कहेंगे किसको यहाँ पे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, व्हेन सेवरल स्पेक्ट्रल लाइंस आर कलेक्टेड ऑन द स्क्रीन, तब जो पैटर्न मिलता है उसको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। इसको आसानी से और तरीके से समझ सकते हैं कि जब कोई रेडिएशन, ध्यान दीजिएगा, जब कोई रेडिएशन किसी प्रिज्म से होके, ये मान लीजिए आपका ट्रायंगल टाइप का प्रिज्म है, ये ट्रायंगल टाइप का क्या है, प्रिज्म है। जब कोई रेडिएशन किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है, ध्यान दीजिएगा, जब कोई रेडिएशन किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है, ये आपको 2D में ऐसा ही दिखेगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यह सेवरल स्पेक्ट्रल लाइंस में क्या हो जाता है, तो जब आपका कोई रेडिएशन किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो ये सेवरल स्पेक्ट्रल लाइंस में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। मान लीजिए ये कोई रेडिएशन है, ये यदि ये किसी प्रिज्म से होकर के गुजरेगी, यदि यहाँ आया तो ये सेवरल स्पेक्ट्रल लाइंस में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और जब ये स्पेक्ट्रल लाइंस, ये आपका स्क्रीन है, ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन, दिस इज प्रिज्म और दिस इज सोर्स। तो जब आपका कोई रेडिएशन या कोई रेडिएशन किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो ये सेवरल स्पेक्ट्रल लाइंस में डिवाइड हो जाती है। और जब यह स्पेक्ट्रल लाइन आपका किसी स्क्रीन पे पड़ता है तो वो कलेक्टिवली, मतलब पूरे के पूरे जो स्पेक्ट्रल लाइंस होंगे, ये एक पैटर्न का निर्माण करेगा जिसको आप क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या हो रहा है बाबू, कोई रेडिएशन प्रिज्म पे आके पड़ा और ये सेवरल स्पेक्ट्रल लाइंस में क्या हो गया, बट गया। और जब वह सेवरल स्पेक्ट्रल लाइंस किसी स्क्रीन पे जाकर के पर्दे पे जमा होता है तो वह एक पैटर्न शो करता है। एक पैटर्न हुआ ना कि ये कलर, ये कलर, ये कलर, उस पैटर्न को कलेक्टिवली हम लोग क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसको लिखना शुरू कीजिए, है ना, सब करें, चलिए ठीक है। लिखने से पहले और थोड़ा समझिए, तो आपको क्या बोले कि जब आपका कोई रेडिएशन किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह सेवरल स्पेक्ट्रल लाइंस में बढ़ जाती है। और जब उसको स्क्रीन पे, पर्दे पे हम डालते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो जो पैटर्न मिलता है उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम दो तरह का, नेचर के हिसाब से जो होगा, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, स्पेक्ट्रम दो तरह का होता है। एक आपका इमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना जरूरी है कि इमिशन स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं। तो सबसे पता चला, इमिशन मतलब वो जिसमें कुछ इमिट हो। इमिट कब होता है एनर्जी, जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल में कोई आए तो वो क्या होगा, आपका इमिट करेगा। जब कोई रेडिएशन कहां से, हायर एनर्जी से कहां आए, लोअर एनर्जी में आए, तो वह क्या करेगा, कुछ रेडिएशन को इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, फोटोन्स के फॉर्म में। और वही फोटोन्स जब आपका कलेक्टिवली किसी प्रिज्म से होकर के गुजरता है, या मतलब उसको स्पेक्ट्रोस्कोप से हम देखते हैं, तो वो आपको पता चलता है कि यह जो है इमिशन स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन कर दिया। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा, जब आप या जब कोई रेडिएशन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाए तो वो क्या करेगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तब जो स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मेशन होगा उसी को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो दो तरह का, और इसको कौन स्टडी करता है, तो इसको स्पेक्ट्रोस्कोप स्टडी करता है ना। स्पेक्ट्रोस्कोप जिस रेडिएशन को स्टडी कर पाएगा तो वो उसको ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। देखिए आगे लिखते हैं, तो इसको लिखे, है ना, स्पेक्ट्रम को लिखिएगा, क्या बताए, व्हेन
रेडिएशन पास करता है क्या, थ्रू अ प्रिज्म, when radiation pass through a prism, then this radiation divided into several sharp lines. These sharp lines is known as spectral line. ठीक है, आगे लिख सकते हो, when this spectral line, when this spectral line collect on the screen, then the pattern obtained is known as spectral. अब फिर से समझ लीजिएगा, आपको मैंने क्या बताया, when radiation is passed through a prism, जब कोई रेडिएशन किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। तो जब कोई रेडिएशन किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो यह सेवरल शार्प लाइंस में, अलग अलग शार्प लाइंस में डिवाइड हो जाता है, और दिस शार्प लाइंस इज नोन एज स्पेक्ट्रल लाइन, और इसी शार्प लाइन को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन। व्हेन दिस स्पेक्ट्रल लाइन कलेक्ट ऑन द स्क्रीन, जब यह स्पेक्ट्रल लाइन कहाँ, किसी स्क्रीन पे आपको पड़े, जमा करे, तो सारे पैटर्न जो होंगे कलेक्टिवली वो सभी को क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम। देन द पैटर्न ऑब्टेन इज नोन एज स्पेक्ट्रम। जैसे मान लीजिए ये कोई आपका प्रिज्म है, और जब यहाँ से कोई रेडिएशन आएगी, ये क्या होगा, सेवरल शार्प लाइंस में, अलग अलग शार्प लाइंस में बढ़ जाती है, और जब ये स्क्रीन में आपका जमा होगा तो यह जो आपका पैटर्न मिलेगा, यहाँ स्क्रीन में अलग अलग वेवलेंथ का जो लाइंस मिलेंगे, उसी पैटर्न को क्या कहेंगे आपको, स्पेक्ट्रल लाइन, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये कौन है, रेडिएशन। तो जब आपका रेडिएशन किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो ये सेवरल शार्प लाइंस में, ये शार्प लाइंस में डिवाइड हो गया, और जब ये कलेक्टिवली किसी स्क्रीन पे, पर्दे पे जमा हो तो उसको क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे। उतार लीजिए। अब करें, अब स्पेक्ट्रम कितने तरह का, दो तरह का। स्पेक्ट्रम कितने तरह का, दो तरह का। तो आप लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, on the basis of nature, नेचर के बेसिस पे स्पेक्ट्रम कैन डिवाइडेड in on the basis of nature, spectrum can divided into two parts, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका इमिशन स्पेक्ट्रम, तो क्या बोले, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर स्पेक्ट्रम कैन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका आ गया इमिशन स्पेक्ट्रम। तो इमिशन सबसे पता चल रहा है, इमिशन मतलब इमिट होना, इमिशन मतलब इमिट होना। कब इमिट होता है, जब कोई रेडिएशन हायर एनर्जी से कहाँ आता है, लोअर एनर्जी आता है, तो आपका क्या होगा, ये इमिट करेगा। ध्यान दीजिएगा, है ना। ठीक।
तो हम लोग क्या लिखेंगे, when an electron jump from, कहां से, हायर, इमिशन होता है जब हायर से लोअर आता है तब इमिट करता है रेडिएशन। तो when an electron jump from higher energy level to लोअर एनर्जी लेवल, जब हाई एनर्जी लेवल से कहाँ आएगा, लो एनर्जी लेवल, देन इट इमिट्स some radiation, तो क्या बोले, when an electron jump from higher energy level to lower energy level then it emits some radiation, है ना। और वही जो रेडिएशन है मतलब उसी को क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रल लाइन, है ना। तो लिख सकते हैं फ्यू ऑफ स्पेक्ट्रल line are deducted by spectroscope. So few of spectral line deducted by spectroscope. Clear? These lines are collectively known as, ध्यान दीजिएगा, these lines are collectively known as emission spectrum। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं बताता हूं आपको, अब फिर इसको करके बताता हूं क्या। तो आपको क्या बोले, जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से कहाँ आए, लोअर एनर्जी, जब कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ से हायर एनर्जी से कहाँ है, लोअर एनर्जी, तब ये कुछ रेडिएशन को क्या करता है, इमिट करता है। और जो रेडिएशन को इमिट करेगा उसी को क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रल लाइन। और वो स्पेक्ट्रल लाइन उसमें से करेगा तो बहुत सारा, वो उसमें से कुछ स्पेक्ट्रल लाइन जो है आपका स्पेक्ट्रोस्कोप जो होता है वो उसको स्टडी कर लेता है, कि पहचान लेता है ये स्पेक्ट्रोस्कोप को जो इतना स्पेक्ट्रल लाइन है। और दीज लाइन्स आर कलेक्टिवली नोन एज इमिशन स्पेक्ट्रम। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी आता है तब यह कुछ रेडिएशन को इमिट करता है और उसी को क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रल लाइन, है ना। और उसमें से उसको कौन डिडक्ट करेगा, स्पेक्ट्रोस्कोप। और उसी को कलेक्टिवली जो उसका सम होगा, बहुत सारा जो होगा रेडिएशन, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बोलो, उसको कहेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम। तो इसको लिखिए, फिर इसका हम आपको बता रहे हैं। तो अब एक चीज देखिएगा कि इमिशन स्पेक्ट्रम में पता कैसे करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना होगा। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन मतलब जब ऊपर से नीचे आएगा तो जो स्पेक्ट्रोस्कोप है वो कितने को डिडक्ट करेगा। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहला सपोज क्या हो सकता है, ये मान लीजिए आपका कुछ हम लाइन ले लिए और क्या क्या हो सकता है, हाइयर से कहाँ आना है, लोअर। दिस इज n बराबर, मान लीजिए हम 4 कर दिए, तो दिस इज क्या हो गया, n बराबर 3 हो गया। दिस इज बोलो n बराबर 2, तुमको कुछ भी करना है, ऊपर भी और हो सकता है तुमको, ये n बराबर 1। तो सपोज हमको n बराबर 4 से कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से कहाँ आ रहा है, लोअर एनर्जी आएगा, तो ये क्या करेगा, ये कुछ रेडिएशन को इमिट करेगा और उसी रेडिएशन जो होगा वो उसका कलेक्टिवली, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे। और वो कौन सा स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि यहाँ पे हायर एनर्जी से कहाँ आ रहा है, लोअर एनर्जी। तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी आने का क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। ये n बराबर 4, मतलब इसको आप ऐसे सोच सकते हो कि ये आपका सेल है, ये पहला सेल हो गया, दिस इज सेकंड सेल एंड दिस इज थर्ड सेल एंड दिस इज फोर्थ सेल। तो दिस इज n बराबर 4, n बराबर 3, दिस इज n बराबर 2, दिस इज n बराबर 1। हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, हाँ चलिए। दिस इज n बराबर 1 2 3 4। अब जब यहाँ हायर से कहाँ आ जाए, लोअर आ जाए, यहाँ से भी यहाँ आ सकता है, यहाँ से भी यहाँ आ सकता है, यहाँ से भी यहाँ आ सकता है, सारे पॉसिबिलिटीज। तो जब भी हायर एनर्जी से कहाँ आएगा, लोअर एनर्जी आएगा, तो ये कुछ ना कुछ रेडिएशन को इमिट करेगा और उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बोलो, ध्यान दीजिएगा। तो
यहां से यहां आ सकता है पहला, कि फोर्थ सेल से फर्स्ट सेल में आ जाए, या फोर्थ सेल से सेकंड सेल भी आ सकता है, या फोर्थ सेल से थर्ड सेल भी आ सकता है। ये सारे पॉसिबिलिटीज है। क्यों? हर जगह आप क्या देखे, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी। क्यों? सबकी एनर्जी कहीं ना कहीं कम ही होगी फोर्थ से। ठीक, अब ये इसके फोर्थ वाले सेल के सारे पॉसिबिलिटी को हमने देख लिया। अब यहाँ से थर्ड से कहां आ सकता है, फर्स्ट आ सकता है, थर्ड से टू आ सकता है, यस, और सेकंड से वन। तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस आप कितने देख पा रहे हैं भाई? यहाँ टोटल कितने स्पेक्ट्रल लाइंस देख पा रहे हैं? देखो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ पे जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। कब 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 कब? बोलो बोलो, when electron jump from clear, बोलो n equal to 4 to ग्राउंड से, ग्राउंड। अब ये ध्यान दीजिएगा, ग्राउंड। अब फोर्थ से ग्राउंड का बात करेंगे तो फोर्थ से सिर्फ ग्राउंड का बात नहीं होगा। फोर्थ से ग्राउंड जब आ रहा होगा तो फोर्थ से यहां भी आ सकता है, कुछ यहां भी आ सकता है, कुछ यहां भी आ सकता है, कुछ भी ना। जंप फ्रॉम एंड बराबर 4 कर लो, 4 से समझ गए, क्लियर। तो इसको जो फॉर्मूला होगा, ये तो हम लोग 6 निकाल दिए। इसे फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो होगा वो आपका आएगा n माइनस का r इंटू n माइनस का r प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। याद रखिएगा फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। कौन से स्पेक्ट्रम में? बोलो इन इमिशन स्पेक्ट्रम। ये इमिशन है, इमिशन, एडमिशन नहीं, स्पेक्ट्रम। तो इमिशन स्पेक्ट्रम में टोटल नंबर स्पेक्ट्रल लाइन कितना होगा? n माइनस आर इंटू n माइनस आर प्लस 1 बाय 2। तो ध्यान दीजिएगा, n माइनस आर इंटू n माइनस आर प्लस 1 बाय 2। सर करके बताते, संख्या तो 6 ही आना चाहिए, हम लोग बिल्कुल आएगा। जहां पे यहाँ लिख सकते, दिख रहा है क्या? दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वेयर n बराबर हायर एनर्जी लेवल या सेल एनर्जी लेवल और सेल, n जो है वो हायर एनर्जी लेवल है या सेल है, और जो r है, r यहाँ r दिख जाएगा, r दिख जाएंगे ना भाई, दिख जाएंगे। ये नहीं दिख रहा, ये तो नहीं दिख रहा, तो चलो इधर लिख देता हूं, वेयर n बराबर क्या हो जाएगा? बोलो हायर एनर्जी लेवल और से, हायर एनर्जी लेवल और से, और r बराबर हो जाएगा लोअर एनर्जी लेवल। तो अब इसको निकालने का तरीका बोलो। क्वेश्चन में क्या था? इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? n बराबर 4 से आ रहा है। तो n बराबर 4 से आ सकता है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बोलो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बराबर क्या फॉर्मूला? बोलो n माइनस आर इंटू n माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। n का वैल्यू कितना? 4 माइनस का r, कहीं नहीं दिया तो ग्राउंड स्टेट आएगा, कहीं नहीं दिया तो ग्राउंड स्टेट आएगा। 4 माइनस 1 इंटू, बोलो 4 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। 1 से 1 कैंसिल, 4 में से 1 गया 3, बचेगा 4/2। तो 4/2 कितना होता है? बोलो 2। ये आपका कितने आए? 6। तो यहाँ भी 6 स्पेक्ट्रल लाइन आया था कि नहीं आया था? यहाँ भी आया। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालना, उतार लें, कभी भी टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालना हो तो उसके लिए आप कुछ नहीं कीजिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा, n माइनस आर इंटू n माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, n माइनस आर प्लस n माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। कल आप ही को कोई बोल दे कि भाई बताओ, यदि इलेक्ट्रॉन n बराबर 50th सेल से आ रहा है, 50th सेल से कहां आ रहा है? मान लो ग्राउंड स्टेट आ रहा है, कहीं भी आ रहा है, ठीक, ग्राउंड स्टेट जो भी, तो आप यहां से बोलोगे n का मान कितना हुआ? 50 हुआ, और ग्राउंड स्टेट मतलब बोलो r का मान कितना हुआ? 1 हुआ। तो आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, सॉरी टोटल नंबर ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम, यस इमिशन, बोलो स्पेक्ट्रम,
इमिशन है ना, स्पेक्ट्रम में कितना है, टोटल नंबर ऑफ इमिशन है ना स्पेक्ट्रम, क्लियर हो जाए बताइए, या इमिशन स्पेक्ट्रल लाइन है ना, या लिख सकते टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन लिखो, स्पेक्ट्रल लाइन इन लिख दो इमिशन स्पेक्ट्रम, इन इमिशन स्पेक्ट्रम कितने हो जाएंगे, बोलो बोलो, फॉर्मूला बताया तभी, बोलो कितने आ जाएंगे, n माइनस r इंटू n माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, n का मान 50, r कुछ नहीं है ग्राउंड स्टेट 1 इंटू 50 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 से 1 कैंसिल, 50 में गया 49, तो 49 गुने 50 अब बटे 2, इतना आपका आंसर आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। यस या नो, यस यस, चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। एक और नोट कर लीजिए, एक और तरीका है ना, इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम x एनर्जी लेवल, क्या लिखा बोलो, कोई x है एनर्जी लेवल टू ग्राउंड स्टेट, देन total number of spectral line in emission spectrum, कि emission spectrum में कितने स्पेक्ट्रल लाइन आएंगे, क्लियर। तो आप इसके लिए क्या कीजिएगा, बोलो बराबर क्या था, बोलो इसका ट्रिक है समेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, x माइनस का 1 कर लीजिएगा, समेशन ऑफ x माइनस का 1, समेशन ऑफ x माइनस का 1, क्लियर, समझ गए ना। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना होगा, समेशन ऑफ x माइनस का 1। अक्सर कैसे समझे इसका यूज बताइए, तो हम लोग बोले थे कहा, फोर्थ सेल से इलेक्ट्रॉन आ रहा था, फोर्थ सेल से, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना आ जाता, स्पेक्ट्रल लाइन कितना आ जाता, ध्यान से बोलिएगा, फोर्थ सेल से आ रहा है, दिस इज समेशन ऑफ, हम बोले जहां से आ रहा है, यहाँ x एनर्जी लेवल से आ रहा है, यहाँ फोर्थ सेल से आ रहा है, तो क्या करोगे, समेशन ऑफ 4 माइनस का 1 मतलब समेशन ऑफ 3, और 3 का मतलब समेशन का मतलब क्या था, इंटीजर के फॉर्म में आपको घटते हुए ले लेना है, तो पहले क्या लेना है, समेशन ऑफ 3 का मतलब पहले 3 लेना है, फिर 3 के बाद कम वाला इंटीजर के फॉर्म में 2, और फिर इससे कम वाला में 1, ये आ गया 3 2 1, समेशन ऑफ 3 तो 3 फिर 2 फिर 1, समेशन ऑफ 4 आता तो 4 3 2 1, समेशन ऑफ 5 आता तो 5 4 3 2 1, तो ये आपके आंसर आए 6। पहले भी आए थे कि नहीं आए थे, बोलो हाँ या ना, हाँ, चलिए उतार ले, यस। अगला देखिएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो नेक्स्ट आपका है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब देखिए उसी प्रकार जिस प्रकार जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल आता है तो आपके क्या हो जाते हैं, बोलो, कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस जो है, जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल आते हैं तो वो कुछ रेडिएशन को इमिट करते हैं, और उसी रेडिएशन को जब हम प्रिज्म से गुजारे थे या जो भी किए थे, या सिंपल सोच सकते हैं, और वो रेडिएशन जब कलेक्टिवली एक जगह इकट्ठा हुआ तो उसी को क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रल लाइन। मगर वो कौन सा स्पेक्ट्रल लाइन, चूंकि वो इमिशन के चलते हुआ था तो वो उसको इमिशन स्पेक्ट्रल लाइन कहेंगे, या है ना, स्पेक्ट्रल लाइन ड्यू टू इमिशन स्पेक्ट्रम, यस, है ना, ड्यू टू इमिशन। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन, है ना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यस। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे कब कोई चीज एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्प्शन, बोलो स्पेक्ट्रम, जब कोई हायर एनर्जी से लोअर आता है उसको कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम, मतलब इमिट होगा, और जो लोअर से हायर जाएगा क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। यहां लिख सकते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी, सॉरी, लोअर एनर्जी level to higher
energy level, then it absorb some radiation, then it absorb some radiation, then it absorb some energy, then it absorb some, क्या हो जाएगा बोलो, energy. Due to this absorption, some spectral line are found, some spectral line are, क्या करते बोलो, obtained. These spectral line collectively known as absorption spectrum, है ना. और क्या देखा गया, तो practically it absorbed that spectroscope deduct only those spectral line in which absorption takes place from ground state. ध्यान दीजिएगा, क्या बोले, when an electron jump from lower energy level to higher energy level, जब नीचे से कहा जाता है higher energy level, तो ये कुछ एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा. ड्यू टू दिस एब्जॉर्प्शन, मतलब ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, सम स्पेक्ट्रल लाइंस आर ऑब्टेन, कुछ मिलता है स्पेक्ट्रल लाइन. दीज स्पेक्ट्रल लाइंस कलेक्टिवली नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. प्रैक्टिकली देखा गया कि, है ना, कि इट एब्जॉर्ब दैट, स्पेक्ट्रोस्कोप केवल उसी लाइन को डिटेक्ट कर पाता है, उसी स्पेक्ट्रल लाइन को डिटेक्ट कर पाता है जिसमें एब्जॉर्प्शन आपका ग्राउंड स्टेट से हो. इसका मतलब n बराबर 1 से जब एब्जॉर्प्शन होगा तो ही स्पेक्ट्रोस्कोप उसको देख पाएगा. बाकी को जब आप डिडक्ट ही नहीं कर पाइएगा तो फिर आप कैसे बताइएगा कि कितना स्पेक्ट्रल लाइन है. इसलिए जिसको स्पेक्ट्रोस्कोप डिडक्ट करेगा वही नंबर आपका टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन होगा इन द केस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. यस, राइट कर लीजिएगा. चलिए राइट करें, लिखें. चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब करें तो क्या बोले, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल जाता है तो ये कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और यह जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ध्यान दीजिएगा, और उसी एनर्जी, वो एनर्जी जो होगा, है ना, उसके चलते कुछ आपका स्पेक्ट्रल लाइन जनरेट होगा जिसको क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. ठीक, अब यहाँ हम लोग देखिए थोड़ा सा, 2 3 4 5 आपको जितना बनाना है बना लो भाई. चलो 3 बनाए थे पिछले बार, इस बार 4 5 बनाते हैं. हम क्या बोले, एब्जॉर्प्शन सिर्फ कहाँ वाला दिखाई देगा, जहाँ एब्जॉर्प्शन ग्राउंड स्टेट. जितने केस हो सकते हैं यहाँ से जाने के, यहाँ से बेचारा यहाँ जा सकता है, यहाँ से बेचारा यहाँ जा सकता है, यहाँ से बेचारा यहाँ जा सकता है, यहाँ से बेचारा यहाँ जा सकता है. आप यहाँ लिख लेंगे n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 और n बराबर 5. और क्या हो सकता है,
यहाँ से बेचारा यहाँ जा सकता है, बोलो, यहाँ से बेचारा यहाँ जा सकता है, यहाँ से बेचारा, ये तो हो गया ना भाई, यहाँ ही नहीं चल रहे हैं, तो यहाँ से बेचारा यहाँ जा सकता है। और बोलो 2 नंबर केस खत्म, यहाँ से बेचारा यहाँ जा सकता है, यहाँ से बेचारा यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ सकता है। तो सारे केसेस हो गए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक, यहाँ से यहाँ। अब आत्मा से एक चीज बोलिए, हम क्या बोले, केवल जो स्पेक्ट्रोस्कोप होगा वो आपको उसी लाइन को डिडक्ट कर पाएगा जहां एब्जॉर्प्शन कहां से हो, ग्राउंड स्टेट से। कहां से हो, ग्राउंड स्टेट से। तो ग्राउंड स्टेट का जितना भी पॉसिबिलिटीज है, मतलब ये आपका शो करेगा, ये शो करेगा, क्योंकि हर जगह एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, लोअर से हायर जा रहा है, लोअर से हायर, लोअर से हायर, लोअर से हायर। मगर ये होना कहां से चाहिए था, ग्राउंड स्टेट से, n बराबर 1 से हो रहा है। और यहाँ पे कहां से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, n बराबर 2 से, n बराबर 2 से, n बराबर 2 से। तो ये लाइन को आपका स्पेक्ट्रोस्कोप डिडक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोप केवल उसी लाइन को डिडक्ट कर पाता है, स्पेक्ट्रल लाइन को, जिसमें एब्जॉर्प्शन जो है कहां से होता है, ग्राउंड स्टेट से। तो ग्राउंड स्टेट से यहाँ से होगा तब ये स्टडी कर पाएगा, अदरवाइज स्टडी नहीं कर पाएगा। तो आपसे कोई पूछेगा, बोलो क्या पूछेगा, बोलो, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन दिख रहा है, एब्जॉर्प्शन कैसे पता चला, लोअर से हायर। टोटल नंबर ऑफ, बोलो, स्पेक्ट्रल लाइन इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कितना हो जाएगा, बोलो, है ना, स्पेक्ट्रम। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में कितना दिख रहा है, 4। कितना दिख रहा है, 4 बता दीजिएगा। टोटल नंबर ये आपका टोटल 4 ना, तो जितने सेल होंगे उससे एक कम कर लीजिएगा, जितने सेल होंगे उससे एक कम कर लीजिएगा। क्लियर क्लियर क्लियर, यस, चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चलिए ठीक, चलिए तो इसमें तो आपको पता चल गया स्पेक्ट्रम कितने तरह का, 2 स्पेक्ट्रम, एक इमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कहानी उतना नहीं, ध्यान रखिएगा बस इतना। इमिशन स्पेक्ट्रम में जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल आएगा कोई इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेगा, कुछ स्पेक्ट्रल लाइन जो है आपको मिलेगा, वो इमिशन स्पेक्ट्रल लाइन होगा। और जब लोअर एनर्जी से कहा जाएगा, हायर एनर्जी लेवल जाएगा, तो ये कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जिसके चलते भी आपको स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन होगा। मगर ध्यान रखिएगा, जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, स्पेक्ट्रल लाइन की बात करेंगे, तब आपको वो लाइन डिडक्ट नहीं हो पाता है जिसमें एब्जॉर्प्शन जो है ग्राउंड स्टेट से नहीं हो पाता है। सिर्फ और सिर्फ वो स्पेक्ट्रल लाइन डिडक्ट हो पाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, जहां एब्जॉर्प्शन कहां से होगा, ग्राउंड स्टेट से होगा। ठीक, तो नेक्स्ट अपना जो आपका टॉपिक है नया, वो राइडबर्ग फॉर्मूला के जनरेट करने के लिए हम एक लाइन लिखते हैं, तो समझिएगा। अगला है राइडबर्ग फॉर्मूला, कैसे जनरेट होगा देखिएगा। ठीक, राइडबर्ग जो फॉर्मूला दिया था किस चीज के लिए दिया था, वेवलेंथ वगैरह निकालिएगा इससे, है ना, कैसे। तो अब ये बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जाए या हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी जाए, तो यह कुछ ना कुछ एनर्जी को या तो एब्जॉर्ब करता है या तो रिलीज करता है। ध्यान दीजिएगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी जाए, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी जाए या लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जाए, तब यह कुछ ना कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या तो इमिट करेगा। ठीक, और ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या इमिट करता है, ये किसके फॉर्म में करता है, फोटॉन्स के फॉर्म में करता है। और हम लोग कहीं ना कहीं फोटॉन्स का एनर्जी निकाल देंगे इसी से। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, तो क्या बोला था, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम higher या jump from any energy level to another energy level, then it absorb or emit रेडिएशन। तभी क्या करता है, या तो एब्जॉर्ब या इमिट करता है रेडिएशन। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल, देन इट एब्जॉर्ब और इमिट रेडिएशन। दिस रेडिएशन
emit or absorb in the form of फोटोन। इसके लाइट का छोटा छोटा पार्टिकल्स के फॉर्म में, या तो ऊपर से नीचे आए और नीचे से ऊपर जाए तो फोटोन्स के फॉर्म में, और क्वांटा। क्या बोला, जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल, या लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल, तब यह कुछ ना कुछ क्या करता है, को इमिट करता है। और यह जो इमिट होता है यह किसके लिए होता है बोलो, ध्यान दीजिएगा, फोटोन या क्वांटा के फॉर्म में आपका इमिट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो है हम एनर्जी जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं द एनर्जी कैन कैलकुलेटेड, जो फोटोन जो क्वांटा उसकी एनर्जी जो कैलकुलेट करेंगे, जो भी एनर्जी कैन कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला। थोड़ा सा इंक डाल देते हैं। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला के तहत इसको हम लोग करेंगे, है ना, कि कितने एनर्जी इमिट करेगा, कितना देना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, ये आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। ये जो फोटोन होगा, फोटोन की जो एनर्जी होगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक फॉर्मूला से करेंगे, उसकी काम चर्चा करेंगे। द एनर्जी कैन बी कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला। ध्यान देना, अब ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ आपको सबको पता है, अब बहुत आसान भी है आप लोग को, आप तो होशियारी है, तो फिर क्या दिक्कत है। चलिए तब करें इसको, चलिए। तो मेरा कहने का जो ये फॉर्मूला होगा, कैसे कैसे पता चलेगा, कैसे एनर्जी कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, तो देखिएगा। मान लीजिए सपोज ये आपका कोई सेल है, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल। अब इलेक्ट्रॉन या तो लोअर सेल से हायर सेल जा सकता है, या हायर सेल से लोअर सेल जा सकता है। सपोज मान लीजिए दिस इज En1, पहला सेल हम कर दिए, है ना, एंड दिस इज बोलो En2। कोई इलेक्ट्रॉन यदि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल, कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से, कोई इलेक्ट्रॉन यदि लोअर एनर्जी से कहा जा रहा है, हायर एनर्जी जा रहा है, या हायर एनर्जी से कहा रहा है, लोअर एनर्जी जा रहा है, ये एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा। सपोज यहाँ पे En1 एनर्जी है, ये यहाँ पहुंच गया, En2 एनर्जी हो गया, तो यहाँ की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, और यहाँ की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो देखिएगा, यहाँ की एनर्जी कम, यहाँ की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आपसे बोलेगा कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, तो कभी भी कितना एनर्जी चाहिए, कभी भी कितना एनर्जी चाहिए हमको, डेल्टा ई एनर्जी चाहिए। और डेल्टा ई एनर्जी क्या होता है बोलो, ज्यादा माइनस का कम, उतना ही एनर्जी चाहिए, है ना। और कभी कभी मान लो ऊपर से नीचे आएगा तब क्या होगा, ऊपर से भी नीचे आएगा तो आप नीचे माइनस का ऊपर कीजिएगा, नीचे माइनस का ऊपर, हमेशा फाइनल माइनस का इनिशियल नहीं, आपका वैल्यू माइनस में आएगा। माइनस क्या इंडिकेट करेगा, ये इमिट कर रहा है, क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। यहाँ हम लोग नीचे से कहा जा रहा है ऊपर, वैल्यू क्या आएगा, प्लस में आएगा, हम लोग क्या समझेंगे, एब्जॉर्ब हो रहा है। जब ऊपर से नीचे आएगा तो माइनस में वैल्यू आएगा, क्या होता है, इमिट हो रहा है। क्लियर, ज्यादा माइनस का कम, तो डेल्टा ई जो एनर्जी चाहिए वो कितना चाहिए बोलो, En2 माइनस का En1, डब्बा बंद। अब एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग पहले से पढ़ चुके थे, E बराबर -2 पाई स्क्वायर m, है ना, E बराबर -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, एनर्जी बराबर पढ़े थे -2 पाई स्क्वायर m। अब देखिएगा डेरिवेशन जब मैंने एनर्जी का करवाया हूँ, है ना, k स्क्वायर, है ना, e के पावर 4 z स्क्वायर बटे n स्क्वायर h स्क्वायर, यही था ना। E बराबर -2 पाई स्क्वायर m, -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e के पावर 4 z स्क्वायर n स्क्वायर और h स्क्वायर। अब सपोज बाबू हमको यहाँ पे डेल्टा e निकालना है, तो डेल्टा e बराबर क्या होगा, En2, n मतलब सेकंड सेल वाला, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं बोलो, माइनस, है ना, क्या लिख सकते हैं, यदि पहला वाला है ना माइनस,
En2 ये वाला सेल बोलो -2 पाई स्क्वायर m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट इज रह जाएगा, k कांस्टेंट है एज इट इज रह जाएगा, e के पावर 4 चार्ज होता है एज इट इज रह जाएगा, और यहाँ क्या कर देंगे Z1 स्क्वायर, यस या नो, यस, बटे क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखो क्या करोगे बोलो n है, n पहला वाला सेल यदि हम कर दे तो क्या हो जाएगा n1 स्क्वायर और h स्क्वायर, क्लियर। फिर यहाँ साइन है क्या माइनस। अब हम दूसरा का बात करेंगे, सॉरी En2 था ना, ये En2 था ना पहले, तो यहाँ क्या कर देंगे n2 स्क्वायर, क्लियर, और यहाँ पे Z2 स्क्वायर, कोई दिक्कत है तो बोलिए। फिर माइनस है, और माइनस के बाद फिर से माइनस है फॉर्मूला में, 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e के पावर 4 Z1 स्क्वायर अब बटे n1 स्क्वायर h स्क्वायर, कोई दिक्कत इसमें बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, तो नहीं दिख रहा है, दिख जा रहा है, चलिए ठीक। अब जब ये माइनस माइनस प्लस कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा डेल्टा ई बराबर हो जाएगा -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e के पावर 4 Z2 स्क्वायर बटे n2 स्क्वायर h स्क्वायर, और यह माइनस माइनस प्लस 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e के पावर 4 Z1 स्क्वायर बटे n1 स्क्वायर h स्क्वायर। इसमें किसी को दिक्कत नहीं। अब इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा है कॉमन, चलो ठीक, कॉमन देखिए, कॉमन दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, दिख जाएगा भाई, दिख जाएगा, चलो ठीक। अब एक चीज बताइएगा, Z भी तो एक ही ना होगा, जब एक ही एटम का, एक ही एटम में यहाँ से यहाँ जा रहा है, वहां से वहां जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो Z का भी मान आपका सेम ही हो जाएगा, तो यहाँ हम Z ही लिख सकते हैं, यहाँ भी Z लिख सकते हैं, यहाँ स्क्वायर करने का कोई जरूरी नहीं है, क्यों, यदि एक ही एटम होगा, एक ही एटम होगा, हाइड्रोजन एटम में ही फर्स्ट सेल से सेकंड सेल जा रहा है, या हीलियम He+ में ही सेकंड सेल से थर्ड सेल जा रहा है, जा कहाँ रहा है, एक ही एटम में सेल बदल रहा है, तो एक ही एटम का एटॉमिक नंबर Z का मान क्या होगा, सेम होगा, इसलिए टेंशन नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अगर चूंकि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है ना यहाँ से यहाँ, तो सेल का मान आपको हमेशा क्या होगा, अलग हो जाएगा, यस। अब डेल्टा ई एक तरह से एनर्जी का ही फॉर्म हुआ, एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, h न्यू लिख सकते हैं, तो h न्यू बराबर मेरा क्या आ गया -2 पाई स्क्वायर m, यस, k स्क्वायर e के पावर 4 z स्क्वायर बटे n2 स्क्वायर और h स्क्वायर प्लस बोलिए 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e के पावर 4 z स्क्वायर बटे n स्क्वायर h स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत, इधर रब करूं क्या, करो रब करो, चलो इधर देखिए, अब h न्यू लिखो, या इसी को h न्यू को हम लोग क्या बताए थे, एक चीज और फॉर्मूला बोलो, hc बटे लैम्डा, hc बटे लैम्डा, hc बटे लैम्डा कर दिए, बराबर क्या हो जाएगा बोलो, इधर देखो देखो देखो, कॉमन ले लो, तो इसमें क्या क्या कॉमन ले सकते हो, माइनस ले लो, 2 पाई स्क्वायर m ले सकते हैं, k स्क्वायर e के पावर 4 z स्क्वायर ले सकते हैं, बटे क्या ले सकते हैं, h स्क्वायर ले सकते हैं, ये कॉमन आ सकता है मेरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हमारा क्या बचा बोलो, यहाँ से इधर आ जाना, ठीक, यहाँ हमारा क्या बचा बोलो, कुछ बचा क्या, बचा माइनस का 1 बटे n2 स्क्वायर, माइनस का 1 बटे n2 स्क्वायर प्लस उसमें क्या बटा 1 बटे n1 स्क्वायर। देखो ना यहाँ पे एलसीएम कॉमन लीजिएगा, कॉमन लेकर के यही बचेगा, क्लियर। अब एक चीज बताइएगा, हम यहाँ से कर सकते हैं, इसको यहाँ भेज सकते हैं, पूरा को पूरा भेज सकते हैं, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 1 बटे लैम्डा बराबर -2 पाई स्क्वायर m, बोलो माइनस जब कॉमन ले लेंगे, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो फिर यहाँ से तो हट जाएगा बिल्कुल, और यहाँ से जब माइनस हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, बोलो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन नहीं लीजिएगा, मत लीजिए, माइनस कॉमन नहीं लेके जैसे लेते हैं, अब ठीक है, ठीक, माइनस कॉमन नहीं लेकर के लेके ऐसा, यहाँ पे क्या हो जाएगा अब प्लस, ठीक है, माइनस कॉमन नहीं लिए कोई दिक्कत नहीं, मतलब ना, चलो ठीक, 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर, ये मैथ है, मैथ तो हम नहीं बताएंगे, z स्क्वायर बटे ये नीचे लेके आ जाएगा, क्या हो जाएगा h3c, यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे 1 बटे n1 स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस का 1 बटे n2 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं।
और ध्यान दीजिएगा ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का है, ये वाला वैल्यू देख रहा है, कितना वैल्यू बोलो 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e के पावर 4 h क्यूब c। अभी देखो इसमें सब कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, सबको पता है, पाई का भी वैल्यू फिक्स होता है, मास इलेक्ट्रॉन का फिक्स होता है, k उस दिन बताया फिक्स होता है, e चार्ज फिक्स होता है, h प्लैंक्स कांस्टेंट फिक्स होता है, c फिक्स होता है। तो इसका हम फिक्स वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज कांस्टेंट, ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और इसी को क्या कहते हैं, राइडबर्ग कांस्टेंट। क्या कहते हैं, राइडबर्ग कांस्टेंट। और इसका जो मान होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो मान होता है 1.097 इंटू 10 के पावर 7 मीटर इनवर्स। और इसी को कहते हैं हम लोग राइडबर्ग कांस्टेंट, राइडबर्ग कांस्टेंट। और इसी को डिनोट करते हैं RH से। देखो दिख रहा है ना, राइडबर्ग 1.097 इंटू 10 के पावर 7 मीटर इनवर्स, राइडबर्ग कांस्टेंट, या इससे इसको डिनोट करेंगे। क्लियर? उधर उतार लीजिए, डेरिवेशन उतार लीजिए, उतार लिए। चलिए अब इतना का हमको मान पता है, इतना के लिए हम RH लिख सकते हैं 1/λ बराबर, इतना को क्या लिख सकते हैं, RH राइडबर्ग कांस्टेंट है ना, RH z स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और ये डब्बा बंद। यहाँ पे कौन कौन चीज क्या है सबको पता है, बोलो बोलो बोलो। चलो अब इसी में आगे चलो, रब करें इसको भी उतार लीजिए। तो आगे उधर फॉर्मूला डायरेक्ट कर देता हूँ, एकदम बिल्कुल बिल्कुल कर देंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1/λ को कभी कभी हम लोग जो 1/λ को न्यू बार करते हैं, क्या कहते हैं, न्यू बार भी कहते हैं। और न्यू बार का मतलब होता है वेव नंबर। क्या होता है, वेव नंबर। तो जब भी आपको वेव नंबर निकालने के लिए कहे तो यहाँ से भी निकाल सकते हो 1/λ। यही वैल्यू जो है, ये वैल्यू ये आपका क्या है, न्यू बार है, वेव नंबर है। तो वेव नंबर मतलब ऐसा लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूला को क्या लिख सकते हैं, RH z स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस का 1/n2 स्क्वायर। और ये डब्बा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्लियर? और क्या हो सकता है बोलो, सबको पता है, जब हम लोग पढ़े थे तो एक चीज पढ़े थे, देखो E बराबर पढ़े थे hc/λ। और ये c/जो लैम्डा था, या E बराबर क्या होता है, h न्यू होता है। E बराबर hc/λ भी होता है, या E बराबर h न्यू होता है। तो न्यू का मान किसका बराबर होगा, c/λ। न्यू किसके बराबर होगा, c/λ। यदि हम इस साइड में, इस वाले इक्वेशन में ध्यान दीजिएगा, c से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा बोलो, c/λ बराबर c, इधर भी गुना करना पड़ेगा, यहाँ c तो c हो जाएगा CRH बोलो z स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ऐसा हो सकता है, और सबको पता है, यहीं से ले लो इधर, बोलो c/λ को क्या कर सकते हैं, न्यू फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी बड़ा क्या हो जाएगा बोलो, CRH z स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और ये डब्बा बंद। हम आपको डेरिवेशन भी करा दिए, डिराइव करके बता दिए। ठीक, ये आपका ये हो गया। कोई दिक्कत नहीं, उतार लीजिए, सारा डेरिवेशन उतारिए। अब एक एक करके हम सब चीज को आपको टिप्स पे ला देते हैं। सारा फॉर्मूला याद रखना भाई, जरूरी है। ठीक, उतार लिए। चलिए, तो राइडबर्ग फॉर्मूला जो ये वाला आप जो बताए, RH का निकालने, राइडबर्ग कांस्टेंट कैसे निकाले, कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है, किसी एक एटम का इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी जंप करे, या लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जंप करे, तो यह कुछ ना कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब या इमिट करता है। किसके फॉर्म में, फोटॉन्स के फॉर्म में। यही फोटॉन्स आपका जो कैलकुलेट करेंगे एनर्जी, उसका कैसे करेंगे ये आपको पता है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला सीधे ध्यान रखिएगा, क्या बोले थे, वेवलेंथ वाला कभी पूछ लेगा आपसे, वेवलेंथ पूछ लेगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप किया, यहाँ से यहाँ जंप किया, बताओ वेवलेंथ क्या होगा। बोलो 1/λ बराबर क्या होता है, बोलो दिल से, ये टिप्स पे रहेगा, RH z स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यस, ये डब्बा बंद। और क्या बोले थे, 1/λ को ही क्या कहते हैं, वेव नंबर बराबर
RH/Z² into 1/N1² minus 1/N2²। यस, ये भी आपका एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। और क्या हो सकता है आपको पता है, यदि मैं यहाँ C से गुना कर दूं तो C/λ दैट इज न्यू। यदि हम यहाँ C से गुना कर दिए तो ये C/λ बन गया दैट इज न्यू, और इधर भी C से गुना करना पड़ेगा तो ये CRHZ² into 1/N1² माइनस का 1/N2², और ये एक नया फॉर्मूला और जनरेट हो गया। तो आपको ये तीन फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जाए तो इसका जो आप कैसे कैसे निकाल सकते हैं फॉर्मूला। दिस इज वेवलेंथ, दिस इज वेव नंबर एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी। तो आपको बता देते हैं कि यहाँ पे कौन कौन चीज क्या है जो पूछे आपसे। वेयर लैम्डा इज, बोलिएगा वेवलेंथ, यस यस लैम्डा वेवलेंथ। न्यू बार बराबर क्या हो जाएगा, बोलो वेव नंबर, वेव नंबर, यस। और ध्यान दीजिएगा, बोलो न्यू बराबर क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, यस। चलिए RH क्या हो गया, राइडबर्ग कांस्टेंट, राइडबर्ग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू मैंने बताया आपको कितना 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, यस। नेक्स्ट और कौन हो गया, Z क्या होगा, बोलो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, यस। और बोलो N1 क्या होगा, बोलो लोअर सेल, N1 क्या होगा, लोअर सेल, यस। और N2 क्या होगा, बोलो हायर सेल, N2 क्या होगा, हायर सेल, यस या नो। ये आपका सारा का सारा हो गया। C क्या होगा, C क्या होगा, बोलो 3 इंटू 10⁸, इसका मतलब हुआ स्पीड ऑफ लाइट, यस, स्पीड ऑफ लाइट, क्लियर। चलिए इतना सारा डाटा आपको कह दिए। तो क्वेश्चन कैसे कैसे फॉर्मेशन हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर गया तो बताइए उसका वेवलेंथ क्या होगा। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर गया तो वो जो रेडिएशन इमिट करेगा उसका वेवलेंथ बोलेगा। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर गया तो वेवलेंथ निकालिए उसका रेडिएशन का, है ना। कोई यहाँ से यहाँ जंप कर गया, फ्रीक्वेंसी बताइए, वेव नंबर बताइए। क्वेश्चन करेंगे हम लोग, फिलहाल डेरिवेशन देखें, उतार लें इसको, है ना। और एक छोटा सा और खूबसूरत चीज हम आपको थोड़ा बताते हैं यहाँ पे, है ना, कि आपको इसका यूज हो जाता है कभी कभी, है ना। 1/λ का मान आप एंगस्ट्रम में याद रखिएगा 912 एंगस्ट्रम। इससे शॉर्ट में आपका क्वेश्चन बन जाता है। 1/λ का मान 912 एंगस्ट्रम, 912 एंगस्ट्रम, यस। रब करे बाबू, आज के लिए इतना ही। हमने ओवरऑल क्या क्या पढ़ा, तो 3 चीज पढ़े, एक स्पेक्ट्रल, है ना, इमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, है ना। तो 2 इमिशन स्पेक्ट्रम में आपको फॉर्मूला क्या था, बोलो n-r इंटू n-r प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन होगा। एब्जॉर्प्शन में आप देख के ही बता सकते हो, जहां से ग्राउंड स्टेट से होगा वही होगा, ठीक। और उसके लिए आसान तरीका आपको बताए थे, कितने होंगे। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जब हम 4 देखे थे तो 4 जब लिए थे सेल तो 3 हुआ था, 5 लिए थे तो 4 हुआ था, 50 सेल होगा तो कितना होगा, 49 होगा, यस यस। चलिए ठीक। नेक्स्ट अपना हम लोग राइडबर्ग फार्मूला में क्या पढ़े, वेवलेंथ 1/λ बराबर, दिल से बोलो टिप्स पे, RH/Z² इंटू 1/N1² माइनस 1/N2²। जिसको मैं डिब्बा बनाता हूँ इंपोर्टेंस होता है, 1/λ को न्यू बार कर सकते हैं, तो इसी को क्या करेंगे, बोलो RH/Z² इंटू 1/N1² माइनस 1/N2², यस। अगला यहाँ पे C से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, C/λ दैट इज न्यू बराबर CRH/Z² इंटू 1/N1² माइनस बोलो 1/N2²। आज के लिए इतना ही, इसको टिप्स पे रख लें। और कल के क्लास में हम लोग अगले क्लास में हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। जब हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम हमारा खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। जितने आज के, कल के, परसों के जितने टॉपिक्स हैं इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस लगाएंगे। तो आप एक चीज ध्यान में रखें, जाते जाते मैं आपको बोलना चाहूंगा कि पूरे के पूरे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। सिर्फ एक काम आपको करना है, ध्यान दीजिएगा, फिर से बार बार मैं बोल रहा हूँ, एक काम करना है, सिर्फ पढ़ करके, नोट्स बना करके, समझ करके ना छोड़े। रोज का रोज अर्ली इन द मॉर्निंग जगे, पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर लास्ट तक पलट ले। रिवीजन भी नहीं करना है, पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर लास्ट तक पलट ले। पलट मतलब सरसरी निगाह से देख ले, उसके बाद आपका
जो चैप्टर है वो आपके मुट्ठी में होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, पेज नंबर फर्स्ट से लेके लास्ट तक, ये नहीं कि आज का पढ़ा हुआ पलट, नहीं, फर्स्ट से लेके लास्ट तक। और पता चलेगा जब तक आपका चैप्टर चलेगा, कंप्लीट होगा 15 दिन 20 दिन में, तब तक आप 20 बार उसको पलट चुके होंगे। चप्पा चप्पा आपके टिप्स पे होगा। और ध्यान दीजिएगा फिर क्या होगा, बोलो, जब जो कोई पूछे तो आप बताएंगे, और लास्टली हम लोग शॉर्ट नोट्स बना करके फिर उसको अलग से रख देंगे। फिर हमारा जो रिवीजन होगा दैट इज ओनली ना 15 मिनट्स में फुल चैप्टर हमारा रिवीजन हो जाएगा। क्लियर आया ना? कब? जब हम 15-20 बार रिवीजन पहले से लास्ट तक करते रहेंगे, सब कुछ टिप्स पे, तब शॉर्ट नोट्स बनाते हैं 1 पेज का, और उस 1 पेज को रखते हैं, और हमेशा दिस और दैट कर लेते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 15 मिनट। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना यूट्यूब चैनल, बोलिए, TLA केमिस्ट्री द लक्ष्य एकेडमी। चले बाबू, चलते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। फिर मिलेंगे अगली क्लास में हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम लेकर के। नहीं समझ में आए तो बिल्कुल लाइक है ना, कमेंट करें और बताएं। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय।